नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो जो सबसे बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि कल जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अ, वो एक ऑर्डर दे दिया है। उस ऑर्डर के बहुत से कारण हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक एस्केप रूट दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि तथ्य इतने ज्यादा थे कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे, कह देते हैं। लेकिन वो एसआईआर का ऑर्डर जो बिहार में हुआ है, जिसमें 65 लाख लोग जिनके मतदाता सूची से जिनके नाम काटे थे मोदी जी ने, अ, उस उसको फिर से मोदी जी ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ने, माफ कीजिएगा भाई, मोदी जी ने, मोदी जी के द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन, उसने जिस तरह से 65 लाख लोगों के वोट काटे और उस सूची को वो बताने को ही नहीं तैयार था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतगत्वा सारी बातें सुन के उससे कहा, वो सबको पता है कि उससे कहा है कि उस आप अपलोड करिए। बहुत नानुकुर किया कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। वो सारा फाइनली वो अपलोड हो रहा है इन अ डिजिटल फॉर्मेट। उसको ट्यूसडे तक की कंप्लायंस देनी है। आ, ये बताना है कि हमने ये कर दिया और सर्चेबल फॉर्मेट में देना है। ये स्कैन कॉपी ऑपी वाला नहीं, ये कोई घपला नहीं। और जो लोग काटे गए उसका रीजन भी देना है कि इनका इस कारण से। तो अब पहली चीज ये है कि जो एसआईआर है, मेरे हिसाब से ये इलेक्शन कमीशन के लिए से ज्यादा बीजेपी और मोदी जी के लिए एक बड़ी समस्या लेके आ गया है। इससे बड़ी मुसीबत हाल के दिनों में मोदी जी ने नहीं झेली होगी। क्योंकि देखिए, एक और दो इश्यूज एक साथ चल रहे हैं। एक वोट चोरी का मामला चल रहा है, जो राहुल गांधी ने उठा दिया है, फैक्ट्स के साथ उठा दिया है, बता दिया है कि ये वोट चोरी हुई है, जिस वोट चोरी को कराने में इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से लिप्त है। ये राहुल गांधी ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं। और उससे उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है कि लोकतंत्र का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। वोट की चोरी जब हो रही है, वहां पे जो एक वोट कैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे उसको एक सीट पे किया जा रहा है, कैसे सिलेक्टेड सीटें उठाई जा रही हैं, वो भी मैं उस पर भी करूंगा। और वो सब मेरे हिसाब से मैनिपुलेशन का हिस्सा है। अमित शाह को ये लगता है कि वो इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करके, जैसा पहले भी बता चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर दूं। मोदी जी, अमित शाह साहब ने खुद ही लिखा है, जब वो पहला स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे महिला मतदाताएं ज्यादा थी, तो इन्होंने और इनके साथियों ने फोन कर करके हर लड़की के घर पे ये बताना शुरू किया कि कल, जिस दिन जो मतदान का दिन था, कि इस दिन एक भयंकर झगड़ा होने वाला है, बवाल होने वाला है, इसलिए आप अपनी लड़की को स्कूल मत भेजिए, कॉलेज मत भेजिए। और वो लड़की नहीं कॉलेज आई ज्यादातर घरों से। भाई, ये इस तरह का अगर बवाल है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि आज आज कॉलेज मत जाओ। और चूंकि वो लोग नहीं आए, इनके अपने सेट वोट थे, वो वोट करके अमित शाह साहब अपना चुनाव जीत गए थे। अमित शाह साहब ये मैनिपुलेशन कर करके वो कहां कहां से क्या क्या निकले। तड़ी पार का उनके ऊपर एक ठप्पा लगा था कोर्ट का, उससे वो निकले, कई सी चीजों से निकलते गए। लेकिन शायद अमित शाह साहब ईडी का कैसे इस्तेमाल, इसको करो, उसको डांटो, इसको पकड़ो, ये सब करो, ये सब करते करते एक चीज वो, क्योंकि उनका जहां लक्ष्य है, अमित शाह साहब इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ इस देश की तासीर ऐसी, इस देश का लोकतंत्र ऐसा है कि पहले जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक इस देश में कोई मैनिपुलेटर प्रधानमंत्री नहीं बना है। मोदी जी ने लफाजी करके, झूठ बोल के, झूठे वादे करके, लोगों को सपने दिखा के, तो वो पहली बार आया था। उस समय मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन तो चल रहा था, गुजरात में हो चुका था। लेकिन 2014 में वो मैनिपुलेशन नहीं था। अब लेकिन ये जो अब है ना कि ऐसे सेट कर दो, उसको कर दो, इसको काट दो, इसका वोट कर दो, ये कर दो, वो करके अमित शाह साहब, जो भारत के प्रधानमंत्री पद पे कोई भी प्रधानमंत्री, वो देवे गौड़ा साहब हो, चाहे कि गुजराल साहब हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, कोई भी मैनिपुलेशन से नहीं किया है किसी का। सीटें वो, ठीक है, कांग्रेस एक बहुत ही अल्पमत की सरकार को, चाहे वो जनता पार्टी के समय हो, चाहे चंद्रशेखर जी के समय हो, उसने समर्थन दिया, वो उसकी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं। अब जो ये एसआईआर वाला मामला है, वहां पे कई चीजें
कई प्रश्नों का जवाब इलेक्शन कमीशन को क्या देंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का भाजपा ने क्या कर दिया है कि जब इलेक्शन कमीशन पे कोई भी प्रश्न उठता है तो भाजपा खड़ी हो जाती है कि नहीं बताइए, भाजपा उसको डिफेंड करती है। तो धीरे धीरे आम मानस का क्या हो गया, वो इलेक्शन कमीशन और भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू समझने लगी है। अगर भाजपा उसको ठीक से प्ले करती तो अपने को डिस्टेंस पे रखती कि भाई इलेक्शन कमीशन अलग चीज, हम क्या करें। क्योंकि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ना कि जो इलेक्शन वोटों की चोरी राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी में हुई, अखिलेश यादव की कंस्टिट्यूंसी में हुई, अभिषेक मुखर बनर्जी की कंस्टिट्यूंसी में हुई, स्टैलिन की कंस्टिट्यूंसी में, डिम्पल यादव की कंस्टिट्यूंसी में, प्रियंक, सब जगह वो बता रहे हैं और कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ है। तो अगर ये सब जगह हुई तो ये आपका सेल्फ एडमिटेड है, आप इससे बाहर रहते हैं, आप कहते हैं हाँ ठीक है इलेक्शन कमीशन ने किया, इसको पकड़ो, जांच कराओ, जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको तुरंत सजा दो। लेकिन नहीं, आप तो सुबह से शाम तक गला फाड़ फाड़ के इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा है, कितना वो आप इस पे लग गए हैं। तो आप उसके साथ अब आइडेंटिफाइड हैं। तो पहला प्रश्न तो यह है, कितने जिंदा को मुर्दा कर दिया था और कितने मुर्दा को जिंदा कर दिया था? वो एक ही कंस्टिट्यूंसी से, राघोपुर से 7 मुर्दों के साथ तो राहुल गांधी ने चाय पी। योगेंद्र यादव 2 मुर्दों को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मतलब मुर्दे घूम रहे हैं इस समय। तो ये जब 65 लाख अपलोड हो जाएंगे तब पता चलेगा कि कितने मुर्दे हुए थे और कितने जिंदा लोगों को और कितने मुर्दों को जिंदा का नाम कर दिया, जिनको जिनको किसी को दफना के, किसी को जला के, किसी को ये सब करके लोग बैठे हुए हैं, पता लगा नहीं उनका वोट है। अब दूसरा जो प्रश्न होगा और जो मेरे ख्याल में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहुल गांधी उससे चीजें एक दूसरे से आके कन्वर्ज कर रही हैं। राहुल गांधी लगातार 90-10 की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस देश का एक जो 10% की जात विशेष है वो प्रिविलेज जात हैं और जो 90% की आबादी है वो अपने जात के सामाजिक कारणों से वो पिछड़ी रह गई है। तो और इसके लिए बिहार में एक जातिगत जनगणना भी हुई थी। जातिगत जनगणना मुश्किल क्या है कि वो नीतीश कुमार, जब उनका जनता दल यू आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ गया था बीच में, उन लोगों ने मिलकर कराई थी, तो उसको डिसोन भी नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार। जातिगत जनगणना के हिसाब से ये पता है कि 15.5% अपर कास्ट, ये 19.5% दलित, 17% मुस्लिम, ये सब है। अब देखना यह है कि जो वोट काटे गए उसमें अपर कास्ट के कितने वोट कर रहे, क्या वो 15.5% उनकी आबादी है तो क्या 15.5% उसमें से लिस्ट 65 लाख में अपर कास्ट की है, या वो 2% है, या वो 30% है। तो क्योंकि ये भी देखने वाला होगा ना, दलितों के वोट 19.5% है, तो उस 65 लाख में जो वोट काटे गए, मतलब वो 65 लाख जो वोट कटे, तो क्या उसमें 19.5% ही दलित है या वो 22% है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इस सरकार का किस तरह का रवैया है पिछड़ों के प्रति, वंचितों के प्रति और बैकवर्ड मतलब दलितों के प्रति। ये इससे काफी कुछ प्रूव होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसको जो भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा, मेरे ख्याल में ये ऐसी आग है उसके हाथ ही नहीं जलेंगे, वो पूरा जल जाएगा, आप अगर अब इसको किसी तरह से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसके ये भी मिल गई है कि अब आपको डिजिटल मतदाता सूची को ही अपलोड करना है। इससे होगा क्या, डिजिटल करना है, सर्चेबल फॉर्मेट पे करना है। ये नहीं कि ऐसे कर दिया कि आप सर्च ही ना करना है, सर्चेबल फॉर्मेट में करना है। अब एक ये आने वाले चुनाव के लिए एक तो पहली नजीर बन गया कि आपकी जितनी आप मतदाता सूची अपलोड करेंगे वो आपको डिजिटल फॉर्मेट में करना है। जो आपने जल्दी 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 करके उस दिन आपने डाउनलोड करके और उसमें स्कैन को चढ़ा दिया था कि जिससे वो सर्चेबल ना रह जाए, वो खत्म हो गया। इस उससे एक हम सब लोगों की एक और आंख बिल्कुल ठीक से खुल गई कि ये जो
भारतीय जनता पार्टी है, उसके उसके कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में, ये इतना लंबा इलेक्शन क्यों करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन इतना लंबा इलेक्शन क्यों करवाते हैं? अगर 2004 में इलेक्शन 3 या 4 फेज में होता था, 20-21 दिन में हो जाता था, तो अब 46-47 दिन में 7 फेज 8 फेज में क्यों होता है? उसका आंसर भी समझ में आ गया। उसका आंसर बहुत स्पष्ट है, मेरे सामने एक लिस्ट खुली है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का कुछ नहीं है, एक फेज में इलेक्शन होता है, एक फेज में 25 सीटें हैं। असम में 14 सीटें हैं, 3 फेज में इलेक्शन होता है। बिहार में 40 सीटें हैं, 7 फेज में इलेक्शन होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आप लंबा इलेक्शन इसलिए करते हैं कि आपको मैनिपुलेट करने के का टाइम मिले। आप बिहार में 40 सीटों में 7 फेज, तमिलनाडु, उस समय हम लोग ये पूछते थे, समझ, तमिलनाडु में 39 सीटें एक फेज में, क्योंकि तमिलनाडु में आप ये खेल नहीं कर पा रहे हैं। आप तमिलनाडु में ये जो जो ये गेम है हेरा फेरी वाला, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लंबा फेज करो, हर फेज में यही ऐसे वोट बांटो, उन्हीं वोटरों को घुमाओ, उनको सारे सरकारी का उसका दुरुपयोग करो। ये बिल्कुल साफ, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आप तेलंगाना में 17 सीटें हैं, एक फेज में इलेक्शन, और वही असम में 14 सीटें, 3 फेज। झारखंड झारखंड में 14 सीटें, 4 फेज में इलेक्शन, 4 फेज में। स्पष्ट है आप करना क्या चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां आपको हेराफेरी करनी है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, कितने फेज का इलेक्शन? 7 फेज। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, 7 फेज। ये आप जब इसको देखेंगे, उड़ीसा 21 सीटें, 4 फेज में इलेक्शन हो रहा है। अब समझ में आ रहा है उड़ीसा में इतनी सीटें क्यों आई थी। मध्य प्रदेश 29 सीटें, 4 फेज का इलेक्शन। महाराष्ट्र 48 सीटें, 5 फेज का इलेक्शन। मतलब जहां जहां हेरा फेरी करनी है, वहां वहां फेजेस बढ़ा दो, और ये हेरा फेरी उन्हीं ज्यादा हिंदी स्टेट्स में, नहीं तो जो जो आपके पॉकेट्स हैं वहां पे आप ये हेरा फेरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब इससे भी खतरनाक एक बात और हुई है, और वो उसकी तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो एसआईआर का मामला है ना, आप इसमें कह रहे हैं कि इंटेंसिव हम वो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और मतदाता सूची बना रहे हैं। आप लोगों की नागरिकता छीन रहे हैं। अगर इस 65 लाख में आप कुछ कहते हैं 20 लाख लोग मर गए हैं, तो 45 लाख लोग आपके हिसाब से नागरिक नहीं है, आप उसमें जो भी कहते हैं। अब अगर वो नागरिक नहीं है, तो उनके बहुत से अधिकारों से वो वंचित रहेंगे, और यही आप चाहते हैं कि अगर नागरिक ही नहीं है, आप प्रूव ही नहीं कर सकते आप नागरिक हैं, तो आपके बहुत से अधिकार गए। वो कह रहे हैं आपकी पहचान है, नागरिकता नहीं, जबकि इलेक्शन में बिल्कुल क्लियर था। मतलब इतने साल के उसको आपने उसकी नागरिकता छीन के, उसके अधिकार, उसको जो लाभार्थी के तौर पे मिलना है, उसको जो ये इस देश का संविधान जो गारंटी कर रहा है, आप उसको भी छेड़ रहे हैं, आप उसको भी थ्रेटन कर रहे हैं। और मुझे जो जो लगता है कि ये जैसे एक बार संविधान खतरे में, या संविधान हम 400 पार संविधान बदल देंगे, उसकी वजह से इस देश का आम मानस, जनमानस, इस देश का गरीब व्यक्ति वो खड़ा हो गया था कि तुम वो 400 पार नहीं होगा, नहीं तो तुम संविधान बदल करके हमारे हाथ में जो हमारा जो भी अधिकार है वो तुम छीन लोगे। तो इस बार भी जो ये अभी काम कर रहे हैं कि एसआईआर और ये करके, इससे आप नागरिकता छीन रहे हैं, नागरिकता छीन के उनके फिर अधिकार नहीं रह जाएंगे। ये भी आम आदमी के समझ में धीरे धीरे आ रहा है। और बिहार इलेक्शन में भी इतना आसान अब आपके लिए नहीं रह गया है लोगों की नागरिकता छीनना, लोगों को उनका मत प्रयोग करने से में बाधा डालना, और आपके पक्ष में आपको लगता है वोट नहीं डालेंगे, उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटाना। अब ये इतना आसान चीज नहीं है। इट इज ये जो अधिकार है वो बिहार में ही पता लग जाएगा,
और मेरे ख्याल में ये सब तमाशे करके मोदी जी ने अपने पैर पे, इसको कहते हैं, खुद कुल्हाड़ी मार ली है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।